Hello everyone and welcome to part number 9 of our winding up series. Part number 1 to 8 can be found in the description as well. और winding up के सारे important sections we have covered effectively. So I would recommend कि आप सारे parts देख लो because anyways we are selective in the sections, but even if आपको लगता है if you are not able to watch all the parts, then last 3 parts in which I have given the heading as most important in the thumbnail also, तो वो आप बिल्कुल भी मिस मत करना from exam point of view. But I would recommend कि आप सारे ही parts एक बार देख लो to ensure that कोई risk नहीं है exams में. Now let's start with our last part, section number 352, and then we will cover some other time frames for the balance sections ताकि कोई अगर MCQ डायरेक्ट आ जाए तो वो भी कवर हो जाए. Let's start section number 352, company liquidation, dividend and undistributed assets account. Basically what is the base of this section कि liquidator के पास creditors का basically the creditors का and members का जिसको हम contributory कहते हैं उनका some amount is pending जो कि उनको पे करना है and it is payable for a period of 6 months. 6 महीने तक अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहा है या फिर अनपेड रहा है. नाउ हाउ द लिक्विडेटर शुड डील विद दिस अमाउंट, उसके ऊपर ये सेक्शन है. सो लेट्स स्टार्ट. 352 सबसेक्शन 1 बेसिक प्रोविजंस. वेयर एनी कंपनी इज बीइंग वाउंड अप एंड द लिक्विडेटर has in his hands or under his control any money which is representing either of the two things, या तो वो डिविडेंड है which is payable to any creditor but which has remained unpaid for 6 months. मतलब सिंपल बात बताओ सर, क्रेडिटर का पैसा 6 महीने का पड़ा हुआ है, क्रेडिटर का पैसा 6 महीने का पड़ा हुआ है. नेक्स्ट, और असेट्स रिफंडेबल टू एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी, कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब मेंबर विच हैज रिमेन्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 6 months आफ्टर विच दे बिकेम रिफंडेबल. तो बेसिकली वी कैन से मनी ऑफ क्रेडिटर और मेंबर विच इज अनपेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 6 months. मेंबर नाम नहीं बोलेंगे हम, कॉन्ट्रीब्यूटरी नाम बोलेंगे. तो सी एंड सी, ठीक है, क्रेडिटर एक तरफ और एक तरफ कॉन्ट्रीब्यूटरी, उनका 6 महीने का पैसा पड़ा हुआ है. अब ये हमारे लिक्विडेटर भाई साहब, दीज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस आपको क्या होगा इससे, एक तो बोरिंग नहीं लगेगा सब्जेक्ट बिकॉज अगेन थोड़ा सा लॉ में रहता है ये वाली चीज, एंड फ्लो चार्ट्स याद रहेंगे, राइट. सो दिस इज द लिक्विडेटर. नाउ ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट शुड आई डू विद इट, इस पैसे का मैं क्या करूं. तो सेक्शन ने क्या बोला, ही शैल फोर्थविथ डिपॉजिट द सेड मनी इनटू अ सेपरेट स्पेशल अकाउंट to be known as company liquidation dividend and undistributed assets account which is maintained in a scheduled bank. वो immediately इस पैसे को ट्रांसफर कर देगा in the account known as company liquidation dividend and undistributed assets account, जो कि एक scheduled बैंक के साथ मेंटेन किया जाएगा. सबसेक्शन 2 कहता है लिक्विडेटर शैल पे दिस अमाउंट एज ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, राइट. अब क्या होना है, मेन जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट में नेक्स्ट बात क्या नहीं है, whenever he will go to the whenever he will deposit this amount, वो एक स्टेटमेंट देगा रजिस्ट्रार को, बिकॉज एक काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशन जाना जरूरी है कि ये पैसा किसका है, किसको ओ किया गया है, एंड व्हाट आर द डिटेल्स. सो ही विल फर्निश अ स्टेटमेंट टू रजिस्ट्रार setting forth in respect of all sums included in such payment, the nature of such sums, मतलब बताएगा कि ये क्रेडिटर का है या कॉन्ट्रीब्यूटरी का है, उनके नाम क्या है, what are the names, last known addresses of the persons entitled to, because we are not able to trace them, which is why in the first place this amount is unpaid, it is payable for 6 months, राइट. तो 6 महीने तक अगर वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहा है, उसका रीजन क्या है, वी आर नॉट एबल टू ट्रेस देम. तो उनका लास्ट नोन एड्रेसेस आप दे दो, द अमाउंट टू विच ईच इज एंटाइटल्ड एंड द नेचर ऑफ हिज क्लेम एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. नाउ नेक्स्ट, जैसे कि वो चला जाएगा बैंक के पास, व्हेनेवर यू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट, आप कहीं पे भी कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, यू ऑब्टेन अ रिसीट which acts as a proof that you have submitted the document. So liquidator भी subsection 4 में क्या कहेगा, I would like a receipt from the bank that I have paid the amount, which shall be an effectual discharge of the company. liquidator वो कहेगा कि this receipt is a discharge of my liability under section 352. मैंने अपना सारा काम कर दिया, have paid that amount, right. Next, subsection 6. Now if anyone wants to claim that amount, suppose वो बाद में क्रेडिटर या कॉन्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, he wants to claim that amount, वो कैसे किया जाएगा, सबसेक्शन 6 बताता है, राइट टू ऑब्टेन पेमेंट बाय एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू दैट मनी. He may apply to registrar. Why? Because registrar is our authority जिसके पास हमने फाइनल स्टेटमेंट दी है. Now the registrar, if he is satisfied that yes the person claiming is entitled for that money, he may make the payment to that person of the sum due. वो अमाउंट रिफंड कर देगा. What is the time limit? 60 days. 60 days मार्क कर लो. He shall settle the claim of such person within 60 days
from the date of receipt of such claim, failing which the registrar shall make a report to the regional director giving reasons for such failure. तो अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं किया टाइम में, एंड ओवरऑल 60 डेज का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, मनी अनक्लेम्ड फॉर 15 ईयर्स. अगर 15 साल तक पैसा वैसा का वैसा पड़ा रहा तो काइंडली ट्रांसफर इट टू द जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ इफ एनीवन कम्स आफ्टर 15 years to claim that amount, sir, the process will be same as subsection 6. एनी क्लेम अंडर सबसेक्शन 6. तो वो कोई क्लेम का वो बदलने नहीं वाला, जस्ट द अकाउंट इन विच द मनी स्केप विल बी डिफरेंट, राइट. सबसेक्शन 8, if liquidator retains money which should have been transferred by him to company liquidator and undistributed assets account, और उसने नहीं किया, रिटेन कर लिया पैसा, तो क्या क्या पेनल प्रोविजंस रहेंगी, इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है. तो सबसेक्शन 8 को आप अच्छे से मार्क कर लो. He will pay interest on that amount so retained at the rate of 12% per annum, and also such penalty as may be determined by registrar, provided central government may in any case remit either in part or in whole the amount of interest which the liquidator is required to pay under this clause. Central government interest को मना करवा सकता है, पेनल्टी को मना नहीं करवाएगा, राइट. इंटरेस्ट का रेट मार्क कर लेना. एक्सपेंसेस हो सकता है कुछ उसके डिफॉल्ट की वजह से हो, तो वो भी उसको पे करने पड़ेंगे. वेयर वाइंडिंग अप इज बाय द ट्रिब्यूनल, एंड ऑल्सो हमारे कोर्स में अब यही वाला पार्ट रह गया है, बाय ट्रिब्यूनल ही है, वॉलेंट्री वाला नहीं है. हमने इन द फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था इन द इंट्रोडक्शन, तो ये आप इग्नोर कर सकते हो. ही शैल ऑल्सो बी लायबल to have all or part of his remuneration as the tribunal may consider just and proper to be disallowed. उसकी जो भी सैलरी होगी remuneration that shall be disallowed, plus he can be removed from his office by the tribunal. सो ये बेसिकली 352 था, जो कि मोटा मोटा इन नटशेल क्या कहता है, wherever there is any amount which is to be paid to any creditor or contributory but is unpaid for 6 months is to be transferred to a separate account of a scheduled bank which shall be known as company liquidation and undistributed assets account, and as soon as the amount is transferred certain details shall be furnished to the registrar and he shall obtain a receipt from the bank which shall act as a discharge of the liability जो भी उसकी ड्यूटी है अंडर सेक्शन 352. If anyone wants to claim that money, kindly go to registrar and obtain the money under subsection 6 which shall be repaid within 60 days. Otherwise regional director को report जाएगी registrar के through that what was the reason for not repaying within 60 days. If the amount is unclaimed for 15 years, kindly transfer it to the general revenue account of central government, but process of claiming shall be same. And subsection 8 में कुछ उसके penal कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि वेरी लॉजिकल है, राइट. अब इसको छोड़ के बैलेंस सेक्शंस जो है उसमें से भी देयर आर सर्टेन टाइम लिमिट्स जो छोटे छोटे पॉइंट्स में बना पाया फॉर बेसिकली टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी कि उसमें से कुछ आ जाए तो आपके नंबर आए. वो क्विकली एक बार मैं आपको पढ़वा रहा हूँ. सेक्शन 275 इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, आई एम डिस्कसिंग इट अगेन. द कंपनी लिक्विडेटर और प्रोविजनल लिक्विडेटर विद इन 7 days shall file with the tribunal a declaration disclosing conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment if any, and such obligation shall continue throughout the term of his appointment. Within 7 days he has to disclose कि मेरा कोई भी इसके साथ इंडिपेंडेंस, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है क्या. ये हमने पार्ट नंबर 1 में भी डिस्कस कर रखा है, राइट, पार्ट नंबर 2 में, सॉरी. सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट 279 के हिसाब से व्हेन अ वाइंडिंग अप ऑर्डर हैज बीन पास्ड or a provisional liquidator has been appointed, no suit or any other legal proceeding shall be commenced or continued except with the permission of tribunal. कोई केस कुछ नहीं चलेगा, exclusive jurisdiction tribunal की रहेगी, except अगर वो allow कर दे. An application to the tribunal, now whenever we say except with the leave of tribunal, so someone if applies for the permission of tribunal, that application shall be disposed of within 60 days, right. But अगर कोई अपील सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट विच आर द मेन जुडिशियल अथॉरिटीज हमारे कंट्री में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या पे पेंडिंग है, तो वो स्टे नहीं करी जाएंगी, दे शैल कंटिन्यू एज नॉर्मल. ये ट्रिब्यूनल से ऊपर होती है अथॉरिटीज, राइट. सेक्शन 288 के हिसाब से कंपनी लिक्विडेटर एक पीरियोडिकल रिपोर्ट्स बना के देता है ट्रिब्यूनल को, एंड इन एनी केस वो, यानी इन एनी केस मतलब बेसिकली द टाइम पीरियड इज डिसाइडेड बाय द ट्रिब्यूनल, बट इन एनी केस he shall make a report at the end of each quarter regarding the process of winding up of the company. तो end of the each quarter में तो जाएगी ही जाएगी, right. 290 कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिकली कंपनी लिक्विडेटर acts under the tribunal, so overall jurisdiction, overall power shall be as per tribunal. 294 के हिसाब से उसको अपने अकाउंट्स वगैरह बना के देने पड़ते हैं, रिसीट्स पेमेंट बना के देना पड़ता है मिनिमम ट्वाइस ईच ईयर. ये टाइम पीरियड याद रख लो, मिनिमम ट्वाइस ईच ईयर, प्लस copy of the audited accounts need to be filed with ROC also and tribunal also, and if it is a government company section 2 clause 45 के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, then you have to file with the government जो भी CG SG जो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, जिनका उसके अंदर स्टेक होगा,
right? As per section 347, after expiry of 5 years, no responsibility shall devolve. No responsibility shall devolve on the company, company liquidator, or any other person with respect to books of the company not being forthcoming to any person claiming to be interested in. 5 साल तक बुक्स के ऊपर कोई भी क्लेम आ सकता है कि मुझे उसकी चाहिए थी, मुझे देखनी थी, और वट एवर इट इज, बट आफ्टर 5 years नहीं आएगा. As per section 365, tribunal can declare dissolution as void within 2 years of dissolution on company liquidators or any person who appears to the tribunal to be interested. राइट, ये बेसिकली उसके एप्लीकेशन, सीएल्स और एनी पर्सन के एप्लीकेशन के ऊपर, उसके एप्लीकेशन के ऊपर, राइट. सो आई होप दीज अमाउंट्स एंड दीज टाइम लिमिट्स आर क्लियर. ये बेसिकली कोई भी एक सेक्शन नहीं है, अलग अलग सेक्शंस में से जो टाइम फ्रेम्स और छोटी छोटी बातें मैं और कोलेट कर पाया वो मैंने यहाँ पे दे दी है. ओवरऑल लेवल पे ये अलग अलग सेक्शन से निकल के आती है बात. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो देर इज नो गारंटी कि इसी में से आएगा, बट येस वी हैव इंक्रीज द चांसेस रादर देन लिविंग द चैप्टर कंप्लीटली कि आपका सारा काम इसमें प्रॉपरली हो जाए. सो दिस वाज द प्रॉमिस फुलफिल्ड बाय मी, जो मैंने आपको बताया था वाइंडिंग अप के रिस्पेक्ट में 8 to 10 days में मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करवा दूंगा. आई होप कि एटलीस्ट यू हैव सम क्लैरिटी फॉर द चैप्टर, कि कुछ आ जाए तो 2-3-4 नंबर यू आर एबल टू कवर इट, एंड दोज 3 to 4 marks मे एक्ट एज आपका एक 60 पार करने के लिए, या रैंक पार करने के लिए, या 40 पार करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका पेपर कैसा जा रहा है, राइट. सो दिस वाज ऑल फॉर द वाइंडिंग अप चैप्टर.